आज की क्लास में हमनी के जानम से जौन बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर लॉन्च भइल बा। बिहार बोर्ड द्वारा का लॉन्च हुआ है जी? मॉडल पेपर। उसको हम लोग जानेंगे, तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। एक बात बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी प्रकाश स्रोत में, जैसे लाइट जल रहा है, इसके सामने हम हाथ ला दिए तो टीवी पे क्या बनेगा? छाया बनेगा। क्या है? उपछाया भी बन सकता है। तो क्या बनेगा? छाया और उपछाया दोनों बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि प्रकाश की मात्रा कितनी है। प्रकाश अगर ज़्यादा होगा तो छाया बनेगा, और प्रकाश कम बनेगा। क्या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। अब ठीक है, ठीक है, अब दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन लो, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? वो अनंत होती है। अगर कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1.5 1.5 डायऑप्टर होता है। हाँ, 1D होगा। और दर्पण उत्तल है तो पॉजिटिव होगा, लेंस सॉरी उत्तल है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसारी कहा जाता है? किस लेंस को कहा जाता है जी? अपसारी। अब सुनिए, अपसारी का मतलब क्या होता है कि जब कोई किरण पुंज से पार करे तो क्या हो जाए? फैल जाए। वो क्या हो जाए? फैल जाए, वो अपसारी होता है। और अगर कोई किरण पार करके एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो क्या होगा? अभिसारी होगा। तो ये अवतल लेंस में होता है। कौन में होता है जी? अवतल लेंस में। लेकिन यह काम दर्पण में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। भिन्न भिन्न होता है। जैसे पानी में उसका अलग चाल होगा, निर्वात में अलग होगा, हवा में अलग होगा। लेकिन इससे रिलेटेड और पूछता है कि सबसे तेज कौन में होता है? निर्वात में। यानी निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम्ड प्लेस, जहां पे हवा की भी मात्रा उपलब्ध न हो। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन पे? 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिख रहा है क्वेश्चन सामने? कट नहीं ना रहा है? चलिए, नहीं कट रहा है तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम आज समझाए थे कि एक यही एगो है दर्पण में जो मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का। कभी आपको आवर्धन 1m या 1t या कोई भी सूचक के साथ लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। किसका होता है? हीरा का। देखिए यहाँ जितना आसानी से बना ले रहे हैं, हमारी यह दिली इच्छा है कि इतना आसानी से आप लोग कहाँ बना लीजिए? बोर्ड परीक्षा में बना लीजिए। तो इसके लिए आपको बेचैन नहीं होना है। सब क्वेश्चन देखिए पहले गौर से। 80 क्वेश्चन को नोटिस करना है और हमको उसमें से मात्र 40 को क्वेश्चन निकालना है जो हमें कंठस्थ हो। ये ना कि शुरू में बेचैन होकर मार के रंग दिए और बाद में देखे तो यही बाद वाला सब क्वेश्चन तो याद है हमको। ये नहीं होना चाहिए। पूरे पेपर को एक बार गौर से देखना है। ये ना कि बाद में पछताएं कि हम तो रंग दले बनी, अब का हुई। नहीं करना है इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी और कभी अच्छा। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल को कहा जाता है। अब सुनिए, आसमान का रंग हम लोग नीला देखते हैं, किसके कारण दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखता है बाबू? प्रकीर्णन के कारण दिखता है। आगे देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। इनमें सभी है। प्राथमिक वर्ण जब आप लोग पढ़ेंगे ना, प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण, तृतीयक वर्ण, ये सब रंगों को मिलाने से बनता है। ठीक है, जब अनेक रंगों को मिलाते हैं तो अलग अलग रंग बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बृहद संख्या में
प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? आंख पर प्रकाश लेने का काम कौन करता है? रेटिना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखें। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दूरदृष्टि के उपचार के लिए, दूरदृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि के लिए। अच्छा, मानव नेत्र में दृष्टि की स्थायित्व कितनी होती है? तो आपको बता दें, सेकंड का 16वां हिस्सा, सेकंड का 16वां हिस्सा। और माने कि हमारे आंख में अगर कोई चीज बन रहा है, अगर इसको अंक में दिया होता तो ऐसे दिया होता 60/16। ठीक है, इसी आधार पे हमारा जो वीडियो बनता है ना, इसी आधार पे बनता है। अनेक पिक्चरों को जब एक साथ दिखाया जाता है, हर 16 से इतना अंतराल पे दिखाया जाता है, तो हमारे सामने वो वीडियो के जैसे चलता है। आ गया समझ में? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वीडियो चल रहा है। आ गया समझ में? तो याद रखिएगा कितना, 1/16 सेकेंड। सॉरी, 1 का 16 होगा ना, सॉरी। निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? अब आप लोग पहले देख लीजिए, 13 नंबर तक क्वेश्चन है जो प्रकाशिकी से पूछा हुआ है। किससे पूछा हुआ है? प्रकाशिकी से। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाट का, तो किलो क्या है? जूल प्रति सेकंड। कौन हो सकता है? बी नंबर। किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट। किलोवाट घंटा घरेलू उपयोग में यूज किया जाता है। इस शब्द को घरेलू उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं कि हम वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो बाहर से हमारे नज़र में होगा उसको भी हम साथ ही लेते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? अच्छा, 1 किलो वाट के मान कितना होता है? कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये पूछता है, ये याद करने वाला टॉपिक है। ये पूछता है, ये याद करने वाला टॉपिक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने दिया था। नाम इसमें गलत प्रिंट है, बहुत सारा। मैक्सवेल है, मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने ऐसे दिया था, किसी धारावाही तार को अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा को और ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पे। कौन सिद्धांत पे? ऊष्मीय सिद्धांत पे। अच्छा, एक बताइए, 1 MA का बराबर कितना होता है? 10-6 एम्पियर। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। सुन लीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो नहीं, उसका क्या बढ़ेगा? पावर बढ़ जाएगा, लेकिन प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पास 3 गो 1.5 वोल्ट का बैटरी है, कितना का? 1.5 वोल्ट का, तो अगर इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो इस 4.5 वोल्ट हो जाएगा। आगे समझ में? लेकिन पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे ना तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन रहेगा कितना का कितना? 1.5 वोल्ट ही रहेगा। आगे समझ में? तो बैटरी का 2 तरीका से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। हम लोगों का जो बिजली है, घर में ही पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि घर का जो विद्युत कनेक्शन है वो कौना क्रम में किया जाता है? पार्श्व क्रम में किया जाता है। अगर श्रेणी में क्रम में किया जाता तो आपका घर का एगो बल्ब बंद तो सारा का सारा बल्ब बंद हो जाएगा। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या है? एक बंद है तो दूसरा चालू है। ठीक है, यानी पॉजिटिव अलग वर्क कर रहा है, निगेटिव अलग वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में जो कुंडली बनी होती है, ये हम आपको पढ़ाए हैं कि नाइक्रोम का तार का बना होता है, निकेल तथा क्रोमियम। निकेल तथा क्रोमियम का बना होता है और इसीलिए इसका नाम क्या है? नाइक्रोम। अब बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2 है। अब सर जी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है।
क्या बढ़ जाता है? पृथ्वी का तापमान सामान्य से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यही घटना क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। यही घटना क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन कोई पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। और आप लोग मॉडल पेपर लेके आए कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि उसका 25 डील कर दें आपको बचे हुए इन समयों में। ठीक है, और 25 हो जाएगा 5 सब्जेक्ट का, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से देगा बोर्ड, ये बताइए, कहाँ से ला के देगा? है कहीं उसके पास और कोई व्यवस्था ला के देने का? तो आप प्रयास कीजिए और रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। अब तो नहीं, छुट्टी छट्टी कम मारिए आप लोग, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। यहाँ देखिए, हम छुट्टी मार रहे हैं, हमारा पटदारी मत कीजिए। सुनिए, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, आगे, टिहरी बांध का उद्देश्य सबके लिए किया गया था। देखिए, कोई भी बांध बनाया जाए, कोई भी बांध बनाया जाए तो बांध बनाने का एक ही लक्ष्य होता है। बांध बनाने का एक ही लक्ष्य होता है। एक तो उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाना, दूसरा सिंचाई के लिए, तीसरा बिजली बनाने के लिए, और क्या दिया हुआ है? जल आपूर्ति। तो वही ना, सिंचाई के लिए। कहानी खत्म। अच्छा, खिलौने के सेल में सेल का उपयोग होता है, तो ये सूखा सेल होता है। अगर यहाँ पे शुष्क सेल भी ऑप्शन में होता तो वही होता। अगर पूछ दे कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। अर्थात सूखा सेल में जो भीतर लंबा छड़ी होता है वो ग्रेफाइट है। वह नेचुरली वो अधातु है, लेकिन वो काम कैसे करता है? धातु की तरह। तो याद रखिएगा, कभी पेंसिल से बिजली बोर्ड को छूछा मत कीजिएगा, पेंसिल से, नहीं तो उस दिन है से थे हो जाइएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। और एनोड पे ऑक्सीजन। याद रखिएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ZnO + C = Zn + CO। क्या हो रहा है बताइए तो इसमें? कार्बन अपचयित तो हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित। अपचयन मतलब होता है ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन ऑक्साइड बना रहा है। आगे देखेंगे, जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? SO2 H2। हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा हो? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, कार्बन कौन सी पानी जो है, चूने के पानी को कौन सा गैस दुधिया कर देता है? तो बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि चूने की पानी में जब हम फूंक मारते हैं तो वह दुधिया हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तो हमारे फूंक में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसी के कारण दुधिया हो जाता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH के होल 2। CaOH के होल 2। दंतमंजन होता है क्षारीय, साबुन होता है क्षारीय। ये सब क्षारीय होता है हमारे शरीर के अम्ल में। जैसे हम इसको यूज करते हैं, देखिएगा आपका दांत चिकना चिकना महसूस होगा। बहुत लोग चेक कर रहा है कि बाकी ना, नहीं धोइएगा, 7-7 दिन पर धोइएगा तो कहाँ से होगा। चलिए इधर देखेंगे, क्या होता है जी? क्षारीय होता है। आगे, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? हाँ, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान कितना होता है? कितना? 10.5। अब समझिए कि बताइए तो अम्लीय होगा कि क्षारीय? क्षारीय होगा। ये काहे के लिए दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? पता है? हमारे पेट की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए। आप लोग देखें हैं, कभी कभी ज़्यादा गैस बन जाता है तो लोगों को डाइजिन वाला सिरप दिया जाता है, उसमें ये मौजूद होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे समझ में?
उसको देने के बाद तुरंत गैस आराम हो जाता है, यानी कि पेट की अम्लीयता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या होगा जी? जस्ता एक अयस्क है जिंक ब्लेंड का। किसका? जिंक ब्लेंड का। जो धातु को सिर्फ अमलराज में घुलता है क्या है? एयू मने सोना। अमलराज में सोना घुलता है। चलिए, कोई कंफ्यूजन है? निम्न में आयनिक यौगिक है कौन है जी? CaCl2। कंफर्म है? चलिए, CaCl2। हीलियम गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का हम पूरा लिस्ट आपको बताए हैं, याद है? बताए हो हेनिया के जो क्या हुआ भाई? ऊपर कीजिए इसको। चलिए देखिए, हम इसके लिए आपको बताए हैं, याद है आपको? है ने आ के जो बताए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और एक और है जो रेडॉन। याद है? ये इनका कोई भी नाम पूछे कि किस प्रकार के गैस हैं, याद रखिएगा, अक्रिय। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, लेकिन अगर धातु पूछता तब सोना जाते। अगर पदार्थ पूछ रहा है तो हीरा का प्रयोग पता है किस लिए किया जाता है? शीशा को काटने के लिए किया जाता है। जाइएगा कभी फोटो फ्रेमिंग के लिए तो देखिएगा कैसे कलम रखते हैं, इसे पकड़ के खींचते हैं, उसके नोकिया पे हीरा का टुकड़ा लगा होता है। चुरा के लेके भाग मत आइएगा कि अंगूठी बनेगा, उसमें उतना भी ज़्यादा नहीं लगा होता है, ठीक है? और उससे आसानी से कट जाता है कांच, है समझ में? आगे देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये तो हीरा हो गया। बेंजीन का सूत्र C6H6। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाइड्रोजन के बीच कौन होता है? एक आबंध होता है। जब दोनों एक है वो देता है तो दोनों का दूध पूरा हो जाता है। चलिए, चूने के जल का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है वो? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। किसका नाम? अच्छा, चीनी का रासायनिक सूत्र C6 नहीं, वो तो ग्लूकोज का हो गया, C12H22O11। वो किसका है? ग्लूकोज और चीनी। हमारे शरीर में जो चीनी पाया जाता है उसका C6H12O6 होता है, लेकिन जो हम खाते हैं चीनी उसका C12H22O11 होता है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4। मेथेन वर्ग जो है, कौन वर्ग है ये? एथेन वर्ग या मेथेन वर्ग कह सकते हैं। सुनिए आगे। अब मेंडलीफ ने, अब आगे आपका ये तो रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपका है आवर्त सारणी से क्वेश्चन। किससे आया है? आवर्त सारणी से। हम आपको बता देंगे कि कौन क्वेश्चन आपके कौन पार्ट से आया हुआ है, ठीक है? देखिए, आवर्त सारणी से है। इसको कैसे बनाएंगे? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? मेंडलीफ ने कौन चीज? परमाणु द्रव्यमान की परमाणु संख्या द्रव्यमान से उन्होंने किया था। किसने? मेंडलीफ ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? क्षार नहीं है, बताइए कौन होगा? रुबेडियम। कौन है? रुबेडियम। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन कौन है? कौन होगा जी? ब्रोमीन। चलिए, ब्रोमीन है। आगे, जिंक की परमाणु संख्या Zn 30 है। कितना? 30। याद रखिएगा, आपको परमाणु संख्या से आपके एग्जाम में कम से कम 2 सवाल जरूर आएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? हम आपको कम से कम 50 तक तो याद रखिए, 50 तक आपका आएगा ही आएगा कोई ना कोई,
उससे आगे वाला में तनी कम संभावना है, लेकिन 50 तक आना ही है, याद रखिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? कौन होते हैं? अधातु होते हैं। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? खेजरी। कौन जी? खेजरी। पता है ये जगह कहाँ था? ये जगह पे राजा के घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काटी जा रही थी, जिसमें कौन बिश्नोई थी? क्या नाम थी उस औरत का? अमृता बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए अपने जान को दांव पे लगा दिया। सुन लीजिए, अब यहाँ से लगभग बायोलॉजी शुरू है। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। दुनिया का सबसे बड़ा अगर समस्या है ना, तो हमारी जनसंख्या है। इसको अगर हम रोक दें तो बहुत, रोकेंगे तो नहीं, मतलब कंट्रोल कर लें तो जाके होगा, क्योंकि हमारे भारत के लोग बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, बड़े शर्मीले स्वभाव के हमारे भारत के लोग। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अधिक तरीका इनमें सभी, सुनो, वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का उपयोग में कमी, और तीनों को पता है। अगर दे दिया होता इसमें ऑप्शन में RRR, अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन में ये दे दे तो समझ लीजिएगा कि यही आंसर होगा। RRR का मतलब होता है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकलिंग। ठीक है, ये तीनों होता है RRR का मतलब। सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मेथेन है। क्या है वो? मेथेन है। अब सुनिए, हम लोग का जो दांत है उसका ऊपरी परत एनामेल है। क्या है? एनामेल। जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ? अमाशय में। निम्नलिखित में से वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। और पित्त का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? और देखिएगा, मुर्गा जब कटता है ना तो उसके शरीर में से एक हरा वाला बॉल टाइप का निकाल के फेंक दिया जाता है, वो उसका पित्ताशय होता है और वो जहर होता है। उस हमारे शरीर में ही मौजूद है, लेकिन अगर वो फट जाए तो हमारा ही काम खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। आगे बढ़ेंगे, पौधों में श्वसन कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि पौधों का हर पार्ट श्वसन करता है। जड़ भी करता है, तना भी करता है, और पत्तियां भी करती हैं। और इसमें ऑप्शन होगा इनमें सभी। अब कैसे करता है? तो पत्तियों में रंध्र द्वारा, और तना और जड़ में वात रंध्र द्वारा। क्लियर है? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन में हमेशा पेड़, एग्जाम में कभी भूतलाने के लिए पूछ देता है कि श्वसन में पेड़ कौन से हवा को लेते हैं? याद रखिएगा, ऑक्सीजन को। लेकिन खाना बनाने में फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए उसको नगण्य रखा जाता है। ठीक है, मान लो कि आप खर्चा कर रहे हैं 50 रुपया, और घर में कमा के ला रहे हैं 500 रुपया, तो आपका खर्चा गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। गिना जाएगा। तो सेम कंडीशन पेड़ के साथ होता है। वो ऑक्सीजन लेता है बस थोड़ा, लेकिन भोजन बनाने के क्रम में दे देता है कितना? ज़्यादा दे देता है। इसलिए लोग बार बार, हमारे मन में ये बात बस जाता है कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा बसा रहता है। इसी कारण से हम लोग फंस जाते हैं। पूछे कि श्वसन के रूप में कौन से गैस का प्रयोग करता है, तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन भोजन बनाने में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तुरंत बताए हैं डाइसिस्टोलिक है, ऊपर वाला होता है डाइसिस्टोलिक। 62 नंबर, किण्वन के फलस्वरूप एटीपी है 2 में बढ़ता है।
कहाँ से पकड़ के आए भाई? एग्जाम में सुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ चुका है। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? हाँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा। आगे पौधों में ये हो जाएगा आपका डायसिस्टोलिक। अगर यहाँ पे सिस्टोलिक पूछा होता तो ये वाला होता। देखिए, एगो में दूगो क्वेश्चन है, खाली शब्द अगर बदल देता तो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। अस्थि मज्जा क्या है? अस्थि मज्जा उत्तक है। अभी पता है कहाँ अस्थि क्या है? सॉरी, क्या है ये? उत्तक है। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, इनमें सभी। ठीक है। अच्छा, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ हैं, ये सभी हैं, टैनिन, रेजिन और गोंद। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम है। सेरिब्रम कितना हुआ? और आपका ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा है। सुनिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जला अनुवर्तन। जो नीचे लेखा भागे लगी पढ़ैले बनी जल अनुवर्तन, उसको क्या कहा जाता है? जल अनुवर्तन कहा जाता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा। ठीक है। आगे, स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? स्वपरागन उभयलिंगी में होता है। किसमें होता है? दोनों में नहीं होगा। एक लिंगी के पास नर या मादा होगा तो स्वपरागन कहाँ से होगा? आगे, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? एंड्रोमेट्रियम क्षेत्र में होता है। निम्न में से सुन लो, निम्न में से कौन सा भाग? निम्न में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। आगे, अनुवांशिकता के पिता। हाँ, ये तो आप लोग रट्टा मार चुके होंगे। अच्छा, वो कहाँ के थे? देखिए, पूछ दिया है, ऑस्ट्रिया के थे। अच्छा, इनमें से वर्गीकरण में सबसे ऊपरी पैदान पे क्या है? जगत। अगर इसको दिया होगा तो अंग्रेजी में क्या दिया होगा? किंगडम। क्या दिया होगा? किंगडम। आगे, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक और शैवाल, ए और बी। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। आगे समझ में। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी? तो इसका एक सिद्धांत है, ऊर्जा का 10% सिद्धांत। कितना है? ऊर्जा का 10% सिद्धांत, यानी कि 10% जाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि एक बकरी घास खाई, तो उन्होंने घास से 100% एनर्जी लिया, लेकिन उस घास का एनर्जी अगर बकरी को कोई जानवर खा जाता है तो उसमें कितना जाएगा? मात्र 10% जाएगा। 90% उस बकरी के शरीर पे खर्चा हो जाएगा। आगे समझ में। यही होता है ऊर्जा का 10% क्या? स्थानांतरण सिद्धांत। अब ये देखिए, उसके बाद आपके लिए है लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका ग्रुप करके दिया गया है। क्या दिया गया है ग्रुप करके? पहले आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, उसके बाद केमिस्ट्री से है, उसके बाद बायो से है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे कि आपको अगले क्लास में समझा दें। ठीक है। और आप लोग रेगुलर आया कीजिए, रोज़ आपको एक सेट हम प्रयास करेंगे कि करा दें, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा आप लोग रेगुलर आने का प्रयास कीजिए। चलिए, ठीक है, बंद कीजिए।